जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि बीजेटी को एज अ एम्पलीफायर की तरह यूज करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन रखना होगा, ठीक है ना। क्योंकि बिना किसी कंडीशन के हम बीजेटी को एज ए एम्पलीफायर यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन होता है, ठीक है ना। तो कंडीशन कौन कौन सा होता है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट कंडीशन है कि देखिए बीजेटी को एक्टिव रीजन में रखना होगा। क्या, बीजेटी को अगर हमको एम्पलीफायर की तरह यूज करना है तो उसे एक्टिव रीजन में रखना पड़ेगा ना, एक्टिव रीजन में ऑपरेट करवाना पड़ेगा, तभी जाकर के वो एज एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना। अब बीजेटी को हमको एक्टिव रीजन में रखना है। बीजेटी को एक्टिव रीजन में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए दो कंडीशन है, एक्टिव रीजन में रखने के लिए दो कंडीशन है। पहली बात तो यह है कि कंडीशन नंबर 1 कहता है कि इमिटर और बेस जंक्शंस को फॉरवर्ड बायस में कीजिए। क्या, देखिए ये ट्रांजिस्टर है मेरा, क्या है, ये ट्रांजिस्टर है। अब जरा बताइए कि कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है, बता सकते हैं आप। देखिए ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। क्या, एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर तीर बाहर की ओर जा रहा है तो इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर कहेंगे। अगर तीर अंदर की ओर जाता एरो इस तरह से तो इसको पीएनपी कहते हैं। क्या, पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो हमारा जो तीर है वो बाहर बाहर की तरफ आ रही है ना, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो देखिए तो इसमें एक कलेक्टर होती है, इसमें ये बेस होती है और इसमें ये इमीटर होती है, ठीक है ना, कलेक्टर बेस इमीटर। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमको देखिए एक्टिव रीजन में रखना है, इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखना पड़ेगा। तो एक्टिव रीजन में रखने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, जो इमीटर बेस जंक्शन है ना, इमीटर और बेस, इसको फॉरवर्ड बायस में रखना पड़ेगा। क्या, ये हमारा फॉरवर्ड बायस में रखना होगा। पहला कंडीशन ये, इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखना पड़ेगा और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है इसको रिवर्स बायस में रखना पड़ेगा। क्या, रिवर्स बायस में रखना पड़ेगा। ये समझाने का मतलब है कि जो कलेक्टर बेस बेस और इमीटर जो जंक्शन है, यानी कि इमीटर बेस जंक्शंस को हमको फॉरवर्ड बायस में रखना पड़ेगा और कलेक्टर बेस जंक्शंस को हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स बायस में रखना पड़ेगा, तभी जाकर कि ये एक्टिव रीजन में ऑपरेट हो सकेगा, ठीक है ना। इतना समय में आप लोग को आ गया होगा। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि इमीटर बेस जंक्शंस को फॉरवर्ड बायस में रखना पड़ेगा, यानी इमीटर और बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखना होगा, और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में, यानी कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में रखना होगा। इतना बस आप लोग समझ में आ गया होगा, तभी जाकर कि ये हमारा एक्टिव रीजन में बीजेटी आएगा, और बीजेटी जब एक्टिव रीजन में आएगा तभी एम्पलीफायर की तरह यूज करेगा, मतलब कार्य करेगा, ठीक है ना। कंडीशन नंबर 2 कहता है कि ऑपरेटिंग पॉइंट की सिलेक्शन करना होगा। कि ऑपरेटिंग पॉइंट अगर जिस सर्किट से, ठीक है ना, जिस सर्किट से ऑपरेटिंग पॉइंट ढंग से मिले वही हमारा अच्छे से एम्पलीफाई करके सिग्नल दे सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ऑपरेटिंग पॉइंट की सिलेक्शन के लिए हम वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट का यूज करेंगे। किसके लिए, वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट, ठीक है ना। वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट का यूज करेंगे किसके लिए, ऑपरेटिंग पॉइंट की सिलेक्शन के लिए। तो ये सर्किट जो ये होती है, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्लस बीसीसी, ये जो सर्किट आपको दिख रही है सामने, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। ये ग्राउंड है मेरा, ये हमारा ट्रांजिस्टर है इस तरह से, ये हमारा R1, ये R2, ये हमारा RC है, कलेक्टर के सामने जो रेजिस्टेंस RC है, ये RE है, और ये बेस है हमारा, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट है। क्या, वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट, इसका यूज करेंगे। अभी अभी हमने पिछले लेक्चर में बनाया था सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को, जिसमें कि इसी चीज की यूज की गई थी, क्योंकि ये ऑपरेटिंग पॉइंट बहुत ही ठीक देता है। अगर ऑपरेटिंग पॉइंट अगर ठीक देगा तब जाकर के हमारी जो आउटपुट में जो सिग्नल प्राप्त होगी वो बहुत ही अच्छा प्राप्त होगा। दरअसल इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, हम ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए हम जानते हैं कि जो वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट होता है ऑपरेटिंग पॉइंट बहुत ही फिक्स देता है ना। तो देखिए दरअसल इसमें होता क्या है, मान लीजिए हम जो सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एसी सिग्नल अप्लाई किया, इसके बाद में ये देखिए ऑपरेटिंग पॉइंट, जो बीच की पॉइंट जो होती है ये भी ऑपरेटिंग पॉइंट होती है ना। यहाँ से जब ऐसे नीचे खींचेंगे, नीचे की ओर इस तरह से, ठीक है, तो हमारा देखिए इस तरह से लाइन बन गया। यहाँ भी जैसा यहाँ पर 3 लाइन है, यहाँ पर भी एक 3 लाइन बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर एसी सिग्नल अप्लाई किए थे तो यहाँ पर भी इसी तरह से एसी सिग्नल हमको मिल जाता है,
ठीक है ना। यानी कि जो वोल्टेज डिवाइडेड बाय सर्किट जो होता है ना, पूरा पूरा हमको जितना सिग्नल हम अप्लाई करते हैं उसी की तरह यहाँ पर एम्पलीफाई सिग्नल देता है बढ़ा करके। जो इनपुट सिग्नल में अप्लाई किए हैं उसी की तरह सिग्नल यहाँ पर आउटपुट में हमको दे दिया जाता है। हमारा इनपुट में दे रहा है, ये आउटपुट में दे रहा है। आप लोग समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय सर्किट का यूज करेंगे हम ऑपरेटिंग पॉइंट की सिलेक्शन के लिए ना। यानी कि टोटल आप लोग जान लीजिए कि बीजेटी को एम्पलीफायर की तरह अगर यूज करना है तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहली बात कि बीजेटी को एक्टिव रीजन में रखना पड़ेगा। अब बीजेटी को एक्टिव रीजन में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीजेटी को एक्टिव रीजन में रखने के लिए हम इमिटर बेस जो जंक्शन है, इमिटर बेस यानी कि इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखना पड़ेगा और कलेक्टर बेस जो जंक्शन है उसके रिवर्स बायस में रखना पड़ेगा। ये हमारी कंडीशन नंबर 1 है, तभी जाकर के हमारा एक्टिव रीजन में ऑपरेट हो पाएगा बीजेटी, ठीक है ना। और दूसरी बात कि ऑपरेटिंग पॉइंट के सिलेक्शन के लिए हम वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट का यूज करेंगे, तभी जाकर के ऑपरेटिंग पॉइंट ठीक से मिल पाएगी, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये लेक्चर अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। तब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।